नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और कारोबारी सत्र का आज 5वां दिन यानी कि शुक्रवार है। तो किस तरह से जो दुनिया भर के बाजार हैं वो इस छमाही में रिएक्ट कर रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही जानेंगे आज का जो फोकस है वो कितना इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉप लाइन्स पर। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करने के लिए तैयार। दावोस में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, नवाचार और विनियमन के बीच संतुलन जरूरी। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने एप्पल को भेजा नोटिस। आईफोन 18 प्लस में सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आई गड़बड़ी पर मांगा जवाब। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। केंद्र सरकार ने कैब एग्रीगेटर ओला और उबर को एक ही जगह के लिए मोबाइल डिवाइस के आधार पर अलग अलग किराया दिखाने और वसूलने पर नोटिस कर जारी, मांगा जवाब। ओला और उबर पर आईफोन और एंड्रॉइड के फोन यूजर्स के लिए अलग अलग किराया दिखाने का है आरोप। और सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल अगर देखें तो कारोबार में आखिरी घंटों में हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया भर के जो बाजार हैं वो किस तरह अभी कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती क्यूज पर असर डालते हैं कि किस तरह से गिफ्ट निफ्टी जो है वो रिएक्ट करता है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए तो सपाट दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। 23,281 का लेवल है। लेकिन सेंसेक्स की जो ओपनिंग है वो अगर हम देखें तो 76,576 का लेवल, 55 अंकों की बढ़त। और निफ्टी भी इसी के साथ कदम ताल मिलाता हुआ हरे निशान में कारोबार करता हुआ, जहां पर 23,218 का लेवल है। एक रेंज बाउंड तरीके से कारोबार होता हुआ और एफएमसीजी और खासतौर पर आईटी और फार्मा क्षेत्र में बढ़त नजर आ रही है। तो ये तो हमने तमाम सेक्टर्स की बात की, लेकिन कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो इस वक्त परचम लहरा रहे हैं यानी कि गेनर्स के चार्ट को लीड करते हुए। आप देख सकते हैं इस चार्ट पर बीपीसीएल खबरों के दम पर एक्शन है, टाटा कंज्यूमर्स, एनटीपीसी, स्टील, ब्रिटानिया। एफएमसीजी का दिग्गज काउंटर ऑयल एंड गैस की जब हम बात करते हैं, और एफएमसीजी खास तौर पर अगर हम देखें तो गेम चेंजर रहा है उसका जो ये पहला, हम अगर लास्ट छमाही की उसकी परफॉर्मेंस की बात करें। लेकिन कहाँ पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है, जहाँ डिप ऑन बाय का कॉल है। लूजर्स पैक पर नजर डालते हैं कि आखिरकार लूजर्स की अगर बात की जाए तो कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं। डॉक्टर रेड्डीज, मारुति, एचडीएफसी बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा मोटर्स। डॉक्टर रेड्डीज जिस तरह से एफडीए जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है यूएस की, उसके एक्शन के बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं दबाव यहाँ देखा जा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल, टाटा मोटर्स, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है। चीज़ें टॉप लूजर्स के बाद आइए अब रुक करते हैं ग्लोबल मार्केट्स का, जहाँ फ्यूचर्स देखिए कहाँ इशारा करे। फ्यूचर्स में भी एक सपाट दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। S&P 500, नैस्डैक, और क्योंकि पेरोल डेटा आने वाला है तो जो तमाम दावे ट्रंप प्रशासन कर रहा है, क्या उसका असर पेरोल डेटा पर पड़ेगा, ये हम देखेंगे। यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो एफटीसी, कैक और लैक्स, तमाम जो यूरोपीय बाजार भी हैं वो दायरे के साथ कारोबार करते, कॉशियस अप्रोच लेते हुए। तमाम जो ट्रंप के फैसले हैं उनके बाद एक कॉशियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एशियन मार्केट में आप देखिए जापानी बेंचमार्क निकाई, हैंगसेंग, कॉस्पी सभी में बढ़त के साथ कारोबार। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं डावोस, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्विट्जरलैंड में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कार्यक्रम हो रहा है उन्होंने हिस्सा लिया। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया को लीडर बनाने की दिशा में उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि जैसे हमने आईटी, टेलीकॉम इसमें अपनी पहचान बनाई, उसी तरह एआई के क्षेत्र में भी आने वाला समय भारत का होने वाला है। हम 200 विश्वविद्यालयों में एआई के लिए अच्छे जो सिलेबस हैं, पाठ्यक्रम है वो शुरू करें। क्योंकि आप समझे कि अगर स्कूलिंग के लेवल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा, हम सीखेंगे, नए मॉडल सामने आएंगे, एप्लीकेशंस बनाए जाएंगे, और जब ये बच्चे कॉलेज से बाहर आएंगे तो ये एआई रेडी यानी कि फ्यूचर रेडी होंगे।
एआई में आज मॉडल्स कमोडिटाइज होते जा रहे हैं, कई सारे मॉडल्स बन रहे हैं। एआई में जो आने वाले समय में जहां बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी और जिसमें भारत को लीड लेनी चाहिए, वो है एआई की एप्लीकेशंस का, एआई के यूज केसेस का। इस तरह से आईटी में भारत ने लीड ली, आईटी इंडस्ट्री में भारत ने लीड ली, वैसी ही लीडरशिप भारत को एआई में लेनी चाहिए और उसके लिए बहुत बड़े प्रयास करेंगे। जैसा आपने देखा, टेलीकॉम में 100 यूनिवर्सिटीज में 5G लैब्स बनाई। प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है कि हम अपने नौजवानों को आज की टेक्नोलॉजी, आज के चैलेंजेस के लिए तैयार करें। और स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रही विश्व आर्थिक मंच की बैठकों का आज आखिरी दिन है और इस दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकातों का दौर भी जारी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावोस में सीमेंस के सीईओ रोलैंड बुश से मुलाकात की और इस दौरान सीईओ ने कहा कि सीमेंस भारत में उनका उत्पादन और सेवा पेशकश को लेकर विस्तारीकरण करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोलकाता के चेयरमैन, कोका कोला के चेयरमैन और सीईओ जेम्स क्विंसी से मुलाकात की। पीईटी की बोतलों के पुनर्चक्रण यानी कि कैसे उन्हें रिसाइकल किया जाए, उसकी टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने एचपी एंटरप्राइज के सीईओ एंटोनियो नेरी से भी मुलाकात की। सीईओ ने कहा कि एचपी भारत में सर्वर्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने दावोस में जुबिलेंट भाटिया समूह के संस्थापक और सह अध्यक्ष हरियस भाटिया और यूपीएल लिमिटेड के चेयरमैन और ग्रुप सीईओ जय श्रॉफ से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने और खाद्य तंत्र में उन्नत कृषि समाधान को एकीकृत करने पर चर्चा की। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र, जिसने सबसे ज़्यादा एमओयू साइन किए हैं जब हम बात करते हैं दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावोस में विप्रो लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष ऋषाद प्रेम जी से मुलाकात की है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत जो अपना सबसे बड़ा प्रतिनिधि दल लेकर पहुंचा है दावोस, अपनी मौजूदगी को दर्शाता। और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। आज हम बात करने वाले हैं आपकी और मेरी पसंदीदा कॉफ़ी को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि इकोनॉमी टुडे में ये कॉफ़ी कहाँ से आई। ये इसलिए कि भारत के कॉफ़ी निर्यात में पिछले 4 वर्षों में काफ़ी तेज़ी आई है और ये जो तेज़ी है ना, ये एक कप कॉफ़ी के लिहाज से कितनी इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए कि भारत में कॉफ़ी का जो वैश्विक बाज़ार में दबदबा है और ये जो निर्यात है वो दोगुनी बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब क्यों? वैश्विक स्तर पर जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो भारत 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है कॉफ़ी को लेकर, यानी चाय से ज़्यादा लोकप्रिय बनने की कगार पर है हमारी कॉफ़ी। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हम देखें तो 1 बिलियन से ज़्यादा जो डॉलर का निर्यात है वो कॉफ़ी के लिहाज से हमने छुआ है। और जनवरी 2025 की अगर हम बात करें तो इसके जो पहले 6 महीने हम रहने वाले हैं उसमें 9,300 टन का कॉफ़ी निर्यात किया गया, यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है कॉफ़ी को लेकर वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसमें कर्नाटक जो है हमारा राज्य, वो कॉफ़ी उत्पादन यानी कि कॉफ़ी के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आगे है। अब किस तरह की कॉफ़ी जो है वो लोगों को पसंद आ रही है, जिसे हम रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफ़ी कहते हैं, इस तरह के जो उत्पाद हैं उसका निर्यात बढ़ा है और इस वजह से ये जो आंकड़े हैं जो उल्लेखनीय प्रगति के साथ हमारे सामने आए हैं। अब कॉफ़ी का मुख्य उत्पादन हम आपको बताएं कि आखिरकार होता कहाँ है, तो वेस्टर्न और जो ईस्टर्न घाट हैं वहाँ पर कॉफ़ी का मुख्य तौर पर उत्पादन किया जाता है। ये इसलिए क्योंकि ये तमाम जो घाट हैं वो अपनी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के लिए लोकप्रिय हैं। अब इस कॉफ़ी को आपके कप तक पहुंचाने के लिए और सिप करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड का क्या रोल है? कॉफ़ी बोर्ड का रोल ये है कि किस तरह से इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए, इसके लिए वो निरंतर प्रयासरत है और इसीलिए इंटीग्रेटेड कॉफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कॉफ़ी को कैसे स्थिर किया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज हम चर्चा करेंगे उन 1.5 लाख आदिवासियों की जो अराकू कॉफ़ी की वजह से उनकी ज़िंदगी में आमूल चूल परिवर्तन आया। प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात में इस वर्ल्ड फेमस
अराकू कॉफ़ी का जिक्र किया। यहाँ प्लांटेशंस की जाती हैं नीलगिरी हिल्स के पास, और अराकू जो वैली है वो 1.5 लाख जो आदिवासी परिवार हैं उनका जो योगदान है कॉफ़ी उत्पादन में, अगर हम वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन देखें तो वो 20% है। तो आप उस लिहाज से समझिए कि कॉफ़ी कैसे कई समुदाय के लिए जीवन यापन, जीवन निर्वहन के लिए ज़रूरी है। और अराकू कॉफ़ी की डिमांड आप यहीं से समझ सकते हैं कि 90% वो जब मार्केट में आती है उससे पहले ही वो एक्सपोर्ट हो जाती है। तो लबोलुबाब यही है कि वो कॉफ़ी जो हमें नींद से जगाती है, वो कॉफ़ी जो आपके और मेरे सुबह के नाश्ते का जायका बढ़ाती है, अब वो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रही है। ये पहचान कैसे इस सेक्टर को आने वाले समय में गेम चेंजर बनाएगी इंडियन इकोनॉमी के लिए, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इकोनॉमी टुडे में आप जुड़े रहिए इस खास शो के साथ। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन कॉफ़ी ग्रोथ स्टोरी पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बाबू रेड्डी, डीआर उप निदेशक कॉफ़ी बोर्ड। डॉक्टर रेड्डी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो में। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी कॉफ़ी पीकर ही आए होंगे इस शो पर जुड़ने के लिए। सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में हमने देखा कि कॉफ़ी एक ऐसे योगदानकर्ता के रूप में उभर रही है जहाँ पर हम लोगों को कॉफ़ी पिला भी रहे हैं और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को भी आगे बढ़ा रहे हैं एक्सपोर्ट के लिहाज से। नमस्कार। कॉफ़ी भारत में बहुत बड़ी चल रहा है। कॉफ़ी उत्पादन भारत 7th लार्जेस्ट देश है विश्व में। हम 3.6 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन करता हम, मगर निर्यात में कॉफ़ी 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है भारत। 5.13% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स भारत करते हैं। वो कैसे हो रहा है? प्रोडक्शन 3.6 लाख मीट्रिक टन है और निर्यात 3.85 लाख मीट्रिक टन है। ये कॉफ़ी बहुत बड़ा निर्यात का कमोडिटी है। 70% ऑफ कॉफ़ी वो उत्पादन करता है, वो निर्यात करता है जी। और कॉफ़ी बहुत ग्रीन कॉफ़ी, वैल्यू एडेड कॉफ़ी में रोस्टेड कॉफ़ी और इंस्टेंट कॉफ़ी बहुत बड़ा ज़्यादा निर्यात करते हैं जी। हम इंस्टेंट कॉफ़ी में कॉफ़ी आयात करके, वैल्यू एडिशन करके, इंस्टेंट कॉफ़ी प्रोडक्शन करके और निर्यात करते हैं। इसलिए हमारा निर्यात देखे तो बहुत बड़ा हो रहा है आज रिसेंट ईयर्स में। हम देखें तो हमारा निर्यात 735 मिलियन US$ था 5 वर्ष के पहले। अभी देखो तो हम 1 बिलियन क्रॉस किया 2020-21 में। उधर से हमारा कॉफ़ी निर्यात साल साल में बहुत हो रहा है। अभी लास्ट ईयर में हम 1.3 बिलियन निर्यात किया था। आज 2024-25 करंट ईयर में देखें तो हमारा निर्यात और बड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम अब
1.6 बिलियन को रीच कर सकता है ये वर्ष में। जी ये कैसे हो रहा है? हमारा कॉफी वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में उत्पादन करता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वो ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग स्टेट्स है, मगर लास्ट 2 डिकेड्स में हमारा कॉफी क्षेत्र अरकू वैली, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी बड़ा हो रहा है। इसलिए हमारा उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। वो हमारा कॉफ़ी वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में उत्पादन करने के लिए ये एक शेड ग्रोन कॉफ़ी है। इंडियन कॉफ़ी, भारत का कॉफ़ी शेड ग्रोन कॉफ़ी है। और विदेशी कॉफ़ी देखे तो वो ओपन कंडीशन में करता है। इसलिए हमारा शेड ग्रोन, हैंड पिक्ड और वो वेस्टर्न घाट्स में करने के लिए हमारा क्वालिटी बहुत बड़ा है। डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन कॉफ़ी बोर्ड, इसने किस तरह से एक कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करके रखा ताकि कॉफ़ी सेक्टर में एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए भी? इसलिए उत्पादन ज़्यादा करने के लिए और निर्यात ज़्यादा करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में डेवलपमेंट ऑफ कॉफ़ी के लिए इंटीग्रेटेड कॉफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा सपोर्ट करता है कॉफ़ी सेक्टर को, एंटायर वैल्यू चेन को। हमारा कॉफ़ी बोर्ड के अंदर सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करता है और प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए हम इंटीग्रेटेड कॉफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन के लिए रिप्लांटेशन सपोर्ट, क्वालिटी अपग्रेडेशन सपोर्ट, वाटर ऑगमेंटेशन सपोर्ट वो बहुत बड़ा करता है। और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में भी हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स पूरा करते हैं क्षेत्र में। और कॉफ़ी बोर्ड में हम एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी आया, उससे हम एम्पावरमेंट करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए बहुत योजना कर दिया। उसमें प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स कर रहा है। हमारा कॉफ़ी विदेश में मोर देन 120 कंट्रीज को निर्यात होता है। उसमें बहुत ज़्यादा यूरोपियन यूनियन 55% ऑफ एक्सपोर्ट्स निर्यात होता है। ये प्रमोशन के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए और ब्रांडिंग के लिए कॉफ़ी बोर्ड बहुत ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ भी करता है। डॉक्टर रेड्डी, अगर हम इसको इस हिसाब से समझें, अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात बढ़ाने की बात कर रहे हैं, चाहे ऑफिस कल्चर हो, कॉर्पोरेट कल्चर है, इनफैक्ट अगर हम तमाम जो इनफॉर्मल या फॉर्मल मीटिंग्स की बात करते हैं, उस लिहाज से डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए किस तरह से कॉफ़ी बोर्ड काम करता है? डोमेस्टिक कंजम्पशन में अभी लास्ट 2 डिकेड्स में डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। हम देखें तो कॉफ़ी चेन्स और ये बहुत बड़ा हो रहा है। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कॉफ़ी बोर्ड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी करता है और न्यू एंटरप्रेन्योर्स ब्रांडिंग करने के लिए सपोर्ट करता है। और देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में ये अभी भारत पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसमें यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है और हायर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो रहा है। ये कॉफ़ी चेन्स में ये यंग पॉपुलेशन बैठ के वो कॉफ़ी कंजम्पशन के वो सपोर्ट कर रहा है। Towards this line, Coffee Board is working to engage and develop entrepreneurship development and skill development programs and quality improvement programs domestic market में भी करता हूँ।
और प्रमोशन एक्टिविटीज भी करता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेड्डी। हम उम्मीद करते हैं कि कॉफ़ी का ये कप जो है कई ऐसे टेबल्स हैं जिनकी शान बढ़ाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। तो किस तरह से कॉफ़ी अब मल्टीलैटरल फोरम्स पर और इस सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन के बाद उल्लेखनीय प्रगति में एक्सपोर्ट के साथ आगे बढ़ती हुई। और आइए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का और बात करते हैं आईफोन से जुड़ी हुई, जिसके अपडेट होने के बाद कई यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन संबंधी परेशानी सामने आने के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कई शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके बाद अब उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने iOS 18+ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आईफोन के प्रदर्शन में कथित समस्याओं के संबंध में एप्पल इंक को एक नोटिस जारी किया। नोटिस में कंपनी ने जवाब मांगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद फ़ोन में आ रही टेक्निकल गड़बड़ियों के पीछे के कारण के बारे में जवाब मांगा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि iOS 18+ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आईफोन में प्रदर्शन संबंधी समस्याओं के बारे में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायतें मिली। इसके बाद विभाग ने शिकायतों की जांच करने के बाद CCPA के माध्यम से एप्पल को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है। और बात हलवा सेरेमनी से जुड़ी हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना 8वां बजट पेश करेंगी। केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इसी के साथ हलवा समारोह की घोषणा कर दी गई। हलवा सेरेमनी आज शाम 5 बजे उत्तर ब्लॉक में इसका आयोजन किया जाएगा। हलवा सेरेमनी इस बजट की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता है। इस कार्यक्रम में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हलवा सेरेमनी के बाद बजट दस्तावेजों को प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है। हलवा कार्यक्रम के बाद बजट की टीम को बजट पेश होने तक परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है। भारतीय कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से दिसंबर की अवधि में 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की समान अवधि के आंकड़ों से 23 लाख करोड़ रुपए और 39% ज़्यादा है। SBI की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च 2024 तक 13 लाख करोड़ रुपए का वर्क इन प्रोग्रेस है, जो ये दिखाता है कि आने वाले वर्षों में तेज विकास देखने को मिलेगा। रिपोर्ट में बताया गया कि वित्त वर्ष 2023 में सरकारी निवेश GDP का 4% पर पहुंचा था, जो कि वित्त वर्ष 2012 के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं निजी क्षेत्र का निवेश GDP का 11% रहा, जो वित्त वर्ष 2016 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर है। रिपोर्ट में ये भी अनुमान लगाया गया कि इस साल फरवरी के अंत में आने वाले वित्त वर्ष 24 के प्राथमिक डेटा में जो निजी निवेश है उसका GDP का ये 12.5% तक पहुंच सकता है। भारतीय कंपनियों के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार प्रमुख फंडिंग स्रोत है। सितंबर 2024 तक कुल $190 अरब के ECB बकाया थे, जिसमें पिछली तिमाही की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई। मेटावर्स के बाद अब बारी है आकाशवर्स की। भारत की IT क्षमताओं से यूं तो पूरी दुनिया परिचित ही नहीं बल्कि प्रभावित है, लेकिन अब बारी है मेक इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर ले जाने की। भारत की किया AI ने अमेरिका की SC वेंचर के साथ वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में उतरने के लिए करार किया। संवाददाता अजय मिश्र ने किया AI के ग्लोबल CEO संजीव मेहता के साथ खास बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। आजकल बहुत चर्चा हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वर्चुअल रियलिटी की। आपने मेटावर्स का नाम सुना होगा, लेकिन अब बारी है आकाशवर्स की और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स की। हमारे साथ आकाशवर्स के CEO हैं संजीव मेहता। क्या कुछ करने जाना उन्हीं से बात करते हैं। संजीव, बहुत धन्यवाद। ये इमर्सिव एक्सपीरियंस, वर्चुअल एक्सपीरियंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के क्षेत्र में जो आपने कदम रखा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। हमारा ये मानना था कि आप जितना मर्जी कर लीजिए, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस और डिजिटल एक्सपीरियंस है, दोनों में एक ना डिजिटल हो सकता पूरा 100%, ना पर्सनल हो सकता है। तो दोनों का एक फिजिटल, जिसको हम कहते हैं, दोनों का मिला जुला जैसे एक मार्केट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी। आपने कहा कि आपने ONDC जो कि सरकार का प्लेटफॉर्म है उसके साथ टाई अप किया है, साथ ही साथ MSMEs को भी आप मदद करने जा रहे हैं। वो हमारे दर्शकों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा फोकस करें। हम लोग जिस इंडस्ट्री को सॉल्व करना चाह रहे हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें इवेंट, और इवेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो अननोन प्लेयर्स, जिसको मैं कहता हूँ कि कोई एसेट ओनर है, कोई होलसेल मंडी में बैठ के
कोई चीज़ दे रहा है, लेकिन जब तक रिटेल कस्टमर के पास है एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज़र है और वो जब डिलीवर करते हैं एंड में, उसके अंदर बहुत सारे बीच में लॉजिस्टिक पार्टनर्स, बीच में पार्टनर्स, ट्रेडिंग पार्टनर्स, बहुत लोग हैं। तो ये पूरी इंडस्ट्री इस समय पूरी सेग्रीगेटेड है, सिर्फ फ़ोन के ऊपर कॉन्टैक्ट्स हैं, कोई इकोसिस्टम नहीं है, कोई कहीं पे भी नहीं है। तो इसलिए हमने ONDC का सहारा लिया और ONDC के साथ पार्टनरशिप करके हम लोग वो SME को प्लेटफॉर्म पे ला के साथ में, ताकि वो अपना प्रोडक्ट जो है वहाँ पे दे सके। मुझे लगता है कि आगे चलते हुए जो भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज की कहानी है वो और भी सशक्त होने जा रही है और ये सफलता ONDC की भी है। देखते हैं ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। और वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ। आप देखते रहिए DD न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। NCLT ने CCI के WhatsApp और मेटा के बीच आंकड़े साझा करने पर लगाए गए 5 साल के प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। CCI ने WhatsApp पर उसकी डेटा शेयरिंग प्रैक्टिस को लेकर 5 साल के लिए बैन लगा दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक आज 2 लाख करोड़ रुपए का ओवरनाइट वेरिएबल रेट ट्रीपो यानी VRR की नीलामी करेगा। इसके अतिरिक्त बैंकिंग नियामक VRR ऑक्शन आयोजित करेगा ताकि बैंकिंग सिस्टम में 1,75,000 करोड़ रुपए की नकदी डाली जा सके। DGCA के मुताबिक भारतीय घरेलू मार्गों पर एयर पैसेंजर ट्रैफिक 2024 में 6% से ज्यादा बढ़कर लगभग 16 करोड़ हो गया है। पिछले साल यह आंकड़ा 15 करोड़ था। भारतीय कमर्शियल एयरलाइंस में भी दिसंबर 2024 में 1.5 करोड़ से अधिक यात्रियों ने उड़ान भरी। यह पिछले साल के आंकड़ों से 8% ज्यादा है। देश के फूड रेगुलेटर FSSAI ने पतंजलि को अपने रेड चिली पाउडर के एक बैच को बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया है। FSSAI ने 13 जनवरी को जारी आदेश में कहा है कि पाउडर को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से वापस मंगाना होगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के 3,330 करोड़ रुपए के पर्सनल लोन पोर्टफोलियो की खरीद का सौदा पूरा कर लिया है। लोन पोर्टफोलियो का अनुमानित मूल्य 4100 करोड़ रुपए था, लेकिन ग्राहकों की कर्ज अदायगी के कारण रकम घटी है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मुनाफा बढ़ गया है। कंपनी के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर अवधि में मुनाफा करीब 80% बढ़कर 625 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 348 करोड़ रुपए था। उत्तर प्रदेश में यात्री और माल परिवहन को तेज करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के नए हाईवे प्रोजेक्ट शुरू करेगा। इन प्रोजेक्ट से कानपुर, बरेली, बाराबंकी, बहराइच, आगरा, अलीगढ़ और गोरखपुर समेत कई जिलों को फायदा होगा।